हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रगति पथ। हाउ आर यू ऑल। अभी आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों ने कल एनवायरमेंटल स्टडी उसके 15 क्वेश्चन किए थे, राइट। अभी हम इस सीरीज़ के इस वीडियोस के आगे के 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एज यू नो कि क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और ये सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, KVS, रीट, सीटेट, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर टेट एग्ज़ाम के लिए आप कुछ ना कुछ इन वीडियोस से ज़रूर सीखोगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल से जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप डेली हमारी वीडियोस देखोगे ना, आई एश्योर यू कि आपके 120 अगर टारगेट है तो आपके नंबर कहीं नहीं गए। तो चलिए हम आज का अपना ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। मीन्स कौन सा फैक्टर या कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए EVS की टीचिंग के लिए एट प्राइमरी लेवल। ऑप्शंस हैं, आकलन में सफलता प्राप्त करना, अचीविंग सक्सेस इन द असेसमेंट, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं या अवधारणाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, कनेक्टिंग द लर्नर टू द नेचुरल एंड द सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ एंड डेवलपिंग अ स्किल। देखिए आप खुद सोचो कि सबसे बेस्ट इसमें से कौन सा होगा। आंकलन करना, हम हर टाइम बच्चों का आंकलन तो नहीं करेंगे ना, है ना। विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझाना, साइंस EVS के बच्चों के लिए बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है ना। नेक्स्ट होगा कि लास्ट देखते हैं, क्रियाकलाप, कंडक्टिंग एक्टिविटी एंड डेवलपिंग स्किल। हाँ ठीक है, हम उन लोगों को एक्टिविटी करवा सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या होगा, हम उनको नेचर से जोड़ेंगे ना, है ना। तो सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन परिक्रिया आधारभूत कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। टीचिंग ऑफ EVS शुड अनकरेज प्रोसेस स्किल्स which are the core of inquiry based hands on learning. Which one of the following is not a such a skill? देखिए इन्होंने बोला, जब भी हम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन परिक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। तो देखिए ऑप्शंस है, डिटर्मिनेशन निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, ऑब्जर्वेशन अवलोकन या पूर्वानुमान। अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट वन कौन सा होगा, तो बेस्ट वन होगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे होगा, EVS की जब भी लर्निंग के लिए उन परिक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाने और पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु के लिए निर्णय करना एक कौशल नहीं है। ओके, बाकी सब स्किल्स हैं बट दिस इज नॉट द स्किल। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए इन्होंने बोला, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती। देखिए झूम खेती आप लोगों ने SS में भी पढ़ी होगी, झूम खेती EVS में भी आती है। में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है झूम खेती से रिलेटेड, आपको बताना है कि बेस्ट वन कौन सा है या राइट वन कौन सा है। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। देखिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द झूम फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन मिजोरम। देखिए, आफ्टर कटिंग अ क्रॉप leaves the land open for a few years. The bamboo and the weeds that grow on this land are cut and burnt. Deep plowing of land is done before planting seeds. 3 to 4 different type of crops are grown in the same field. Chemical fertilizer pesticides are used as needed. तो देखिए आपके ऑप्शन है, वो बोलता है 3, 4, 5, 1, 2, 4, 1 and 2 and 2 and 4। देखिए हम इसके ऑप्शंस को या इसके रिजल्ट पे पहुँचे उससे पहले मैं आपको बताऊं कि झूम खेती को मिल्पा खेती भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम होते हैं इसके।
ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक खेत होता है, जैसे उन लोगों ने वहाँ पे फसल उगाई, उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए ना ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी जगह है हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उस पर बहुत सारे प्लांट्स वगैरह मतलब ना चाहते हुए भी उगाते हैं। तो उन प्लांट्स को ना मतलब वो लोग क्या करते हैं, उस प्लांट्स को जला देते हैं, जो कुछ भी उगा होता है उसको जला देते हैं। तो वो एक खाद के रूप में काम करता है, उसको फेंकते नहीं है, वहीं पे गिरी रहती है वो, फिर उसके अंदर बीज बोया जाता है। ठीक है, तो ये होती है झूम खेती, ये बेसिकली इंडिया में मिजोरम में होती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ए बी डी को सही माना गया है। मीन्स 1 2 एंड 4 को सही माना गया। अभी हम पढ़े 1 2 और 4 में क्या क्या था। 1 में क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ टाइम तक छोड़ दिया, इस भूमि पर उगने वाले जो भी चीज़ें उगेंगी उनको काट कर जला दिया गया। एंड 4, एक ही खेत में 3 4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, एक ही फील्ड होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को फर्टिलाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। देखिए, राधा, इट माइट बी पॉसिबल कि वो एक टीचर होंगी। ठीक है, उनके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिकट्स हैं, ट्रैवल टिकट्स हैं। उससे वो क्या डिस्कस करना चाहती हैं बच्चों के साथ, क्वेश्चन इज दैट। ठीक है, अभी हम पढ़ें ऑप्शन। अलग अलग स्थानों से यात्रा करने यात्रा की लागत विभिन्न होती है। द कोस्ट ऑफ द ट्रैवल बाई डिफरेंट मीन इज डिफरेंट। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। द कोस्ट ऑफ ट्रैवल डिपेंड द फ्यूल यूज बाय द व्हीकल। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। वी नीड टिकट टू ट्रैवल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। या फिर आरक्षण प्रक्रिया की समझ, या अंडरस्टैंडिंग द रिजर्वेशन प्रोसेस। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से अभी आपको राइट ऑप्शंस उन्होंने दी हैं ए एंड डी, ए एंड सी, बी एंड सी और सी एंड डी। तो अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट वन कौन सा होगा? मेरे हिसाब से तो सेकंड वन होगा, ए एंड सी। लाइक मतलब अलग अलग साधनों से यात्रा, आपको पता है ना कितने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अलग अलग से हम करेंगे, मान लो ट्रेन से किराया कितना कम आता है ना, और बस से ज़्यादा आता है, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट हो गया। ठीक है, और ये ईंधन वाला तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। सार्वजनिक, हमें कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम टिकट लेकर ही बैठेंगे, विदाउट टिकट तो हमारे पॉसिबल नहीं होगा ना आना जाना। ठीक है, तो और आरक्षण की समझ, तो फिर बेसिकली वो आरक्षण से ही, आरक्षण वाली टिकट यहाँ पे मेंशन होता। ये भी क्वेश्चन आता है कि आरक्षित टिकटों पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, ये भी मैं आपका कवर करवाऊंगी। लेकिन अभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। देखिए 20th क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करें तो हम यह मतलब जान पाएंगे कि अधिकांश पक्षी ना अपनी गर्दन बहुत तेज हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? We observe birds, we find the most the birds often move their neck, it is because वो क्यों एकदम से अपनी गर्दन इतनी ज़ोर से हिलाते हैं? देखिए, इनके कान नहीं होते, वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, घूम नहीं सकते हैं। Their ears are covered and they can fly. The birds have 2 eyes. हाँ, right. Their eyes can focus on 2 different things at the same time. हाँ, वो ये भी चीज़ है। In the most, लेकिन बेस्ट वन कौन सा है? In most of the words the eyes are fixed and cannot be moved. तो फोर्थ वन इज द राइट वन। बहुत सारे बर्ड्स की आईज फिक्स्ड होती है, वो मूव वो नहीं कर पाती है। दैट्स वाई वो किसी चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़ोर से अपनी गर्दन हिलाते हैं। एक बार आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। अगर पक्षियों का अवलोकन करते समय हमें ये पता लगता है ना कि अधिकांश पक्षियों को की गर्दन मतलब ना हिला सकने के कारण, अपनी आंखें ना हिला सकने के कारण अपनी गर्दन को जोर से घुमाते हैं। इसका कारण ये है कि इनकी जो नेत्र पुतली होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, वो एबल नहीं होते अपनी आइज़ को इधर से उधर करने में, इसीलिए वो अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाते हैं, झटके से हिलाते हैं बेसिकली।
ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है सीटेट में। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े मतलब सर्दी के लिए रिजर्व करके रखना चाहती है, तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा रिजर्व मतलब उसको प्रिजर्व करके रखने का। रीना लव्स मैंगो, शी वॉन्ट्स टू प्रिजर्व दीज फॉर विंटर्स, तो व्हाट इज़ अ गुड वे, आपको ये बताना है विच वन इज़ अ गुड वे। अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना या रेफ्रिजरेटर में संचित करना। प्रिपेयर जूस एंड स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, पुट इन अ प्लास्टिक बैग, स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर, मेक आम पापड़ एंड पिकल। अभी आप मुझे बताओ कि बेस्ट वन कौन सा होगा। देखिए जूस चल जाएगा इतना लंबा टाइम तक, नहीं चलेगा। प्लास्टिक के थैले में रखना, अरे बाबा कब तक रखोगे, ख़राब तो वो भी होगा। रेफ्रिजरेटर में फ्रीज में भी कब तक रखोगे। तो बेस्ट होता है A1, अचार और आम पापड़ को बनाकर रखना। ओके, अभी चलें क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके आगे के जो दांत होते हैं ना हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के कारण कुछ ना कुछ वस्तु को काटते रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल front teeth keep on growing throughout its life, it has to keep moving on things to keep it from becoming too long। ऐसे कुतर कुतर करते रहते हैं, तो वो कौन सा मतलब जंतु होता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, गिलहरी स्क्वेरल, छिपकली लिजर्ड, चूहा रैट, दीमक आएगा ये टर्माइट। देखो ना तो दीमक होता है ना ही छिपकली होता है। अभी बच्चे कौन, गिलहरी एंड चूहा। हाँ चूहा कुतुर कुतुर करता है, लेकिन उसका रीज़न वो खाने के लिए करता है, ना कि अपने टीथ्स को शेप करने के लिए। तो राइट वन होगा, राइट वन इज गिलहरी स्क्वेरल। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखिए 23rd क्वेश्चन, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का बहुत अधिक उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से खेतों की मृदा का क्या हाल होगा। A farmer is growing paddy crop over against using excess of fertilizer and pesticides in his field. This practice will make the soil of his field is जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, fit for प्लफिंग बंजर हो जाएगी, बैरन फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, फर्टाइल फॉर अदर क्रॉप ऑल्सो केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, यूज़फुल ओनली फॉर द पैडी क्रॉप्स। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखो कोई भी चीज़ होती है अगर हम उसको एक्सेस में यूज़ करते हैं, अभी हम अपने से ही लगाते हैं, अगर हम ओवर ईट करते हैं तो हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है, राइट। तो कोई भी चीज़ जब हम एक्सेस में करेंगे वो हमेशा हार्मफुल होगी, तो कुछ नहीं होगा, वो जो लैंड का पीस होगा वो बंजर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली मैप से रिलेटेड है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोगों ने आपको मैप नहीं कराया, हम मैप का भी एक अलग सेशन रखेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने हमसे पूछा है केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। नेबरिंग स्टेट पूछी है किसकी, केरला की। ऑप्शन है कर्नाटका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखिए केरल आपने देखा होगा जो ऐसे हमारे इंडिया के मैप में एकदम नीचे होता है, इसके निकटवर्ती राज्य मींस इसकी नेबरिंग स्टेट को पूछा गया है, तो इसकी नेबरिंग स्टेट कौन सी होगी, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन में तो मैं आपको जब मैप होगा तो मैं आपको वहाँ से लर्न करवाने की कोशिश करूँगी। अभी तो ये फिक्स है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ओके, अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द केरल। केरल भारत का एक ऐसा प्रांत है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की भाषा भी पूछी जाती है, आप लोग ये माइंड में रखना कि हम लोगों से पूछी जाती है कौन सी स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है। तो मलयालम किसकी है, केरल की। इसके पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरल के बारे में बहुत कुछ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के लिए किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक टू ईट सी फिश कुक्ड इन
कोकोनट ऑयल में फ़िश बनी हुई खाना पसंद करते हैं। देखिए गोवा के लोग, जम्मू कश्मीर, बिहार या मिज़ोरम। गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार एंड मिज़ोरम। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन है गोवा। तो गोवा के पीपल्स हैं जो ऐसी मछली खाना पसंद करते हैं जो किस में बनी होती है, नारियल के तेल में बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक, ठीक है, ये एक ट्री है, उसके बारे में बात हो रही है। उसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको पढ़ना है और बताना है जो उन्होंने पूछा होगा कौन सी स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर है या उससे 4 मीटर है, ठीक है। द रूट ऑफ दिस ट्री, इसकी जो रूट होती हैं वो 30 टाइम्स नीचे तक गई होती हैं जब तक वो पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में भी पानी होता है। वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्रंक ऑफ द ट्री। ये ट्री कहाँ पाया जाता है, आबू धाबी में पाया जाता है। तो देखिए सही कथन के ऑप्शंस जो हमारे पास आए हुए हैं वो है बी, सी और डी, ए और बी, ए बी सी और ए बी डी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी, ठीक है। देखिए रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है, ये आबू धाबी में नहीं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें निचाई तक मतलब बहुत अंदर गहरी होती हैं, 30 गुना गहरी, जब तक कि वो पानी के टच में नहीं आ जाती। पानी कहाँ एकत्रित होता है, इसके तने में। यहाँ के लोग पाइप डाल के उस पानी को पीते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं कि कोई एक पर्सन है, वो 2 जनवरी 2015 को मड गांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। अब रेलगाड़ी इतने बजे मंडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 जनवरी 2015 को 4:45 पे नगर कोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1140 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी की एवरेज स्पीड क्या थी। इस तरह के क्वेश्चन की भी हम एक स्पेशल क्लास रख लेंगे जिसमें हम उसमें डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो देखिए ऑप्शन है 51 किलोमीटर पर आवर, 59 किलोमीटर पर आवर, 57 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ये तो सॉल्व करना होगा हमें। ऑप्शन नंबर 4 वैसे बेसिकली राइट है। 7:45 पे मडगांव से 2 जनवरी 2015 को और अगले दिन 3 जनवरी 2015 को नगर कोइल पहुंची। दोनों स्टेशनों के बीच में कितना टाइम लगा, 7:45 से 4:45, 21 घंटा। औसत चाल निकालनी है ना, औसत चाल हमें दी हुई थी, डिवाइडेड बाय 21। ओके, सिंपल होते हैं ये क्वेश्चंस वैसे। देखिए अगेन ये मैप से रिलेट क्वेश्चन है। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। वेस्ट देन टूवर्ड साउथ, साउथ देन ईस्ट, साउथ देन वेस्ट, ईस्ट देन साउथ। तो देखिए वो कहाँ पर था, दिल्ली से मध्य प्रदेश भोपाल आया, देन रांची झारखंड गया, तो उसकी कौन सी दिशा होगी। देखिए क्या होगा, नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति अगर दिल्ली से भोपाल मध्य प्रदेश जा रहा है तो दक्षिण दिशा से जा रहा है, जा रहा होगा। और भोपाल मध्य प्रदेश से रांची झारखंड जा रहा है तो उसे पूर्व दिशा में जाना होगा। तो भोपाल मध्य प्रदेश से झारखंड रांची पूर्व दिशा में स्थित है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अभी देखो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय द ऑल एनिमल, जो नीचे दिए गए हैं। छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप, लिजर्ड, स्पैरो, टर्टल, स्नेक, इनमें कौन सी सिमिलर क्वालिटी होती है। जहरीले होते हैं, दे आर पॉइजनस, लीव ऑन लैंड एंड वाटर एज वेल एज, दोनों जगह रह सकते हैं भूमि और जल में। द बॉडीज आर कवर्ड विद स्कल्स, उनकी बॉडी शल्क से ढकी होती है, अंडे देते हैं वो लोग, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि उनमें कौन सी मतलब सेम क्वालिटीज़ हैं, वो अंडे देते हैं, ठीक है। छिपकली हो गई, सांप हो गया, गोरैया हो गया, कछुआ हो गया, ये सभी क्या देते हैं, एग ले करते हैं, ठीक है। ये यंग वन को बर्थ नहीं देते हैं, ये लोग एग ले करते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है, अंडयुज कहते हैं, और बच्चे देने वाले को जरायुज कहते हैं।
अभी देखो मैं आपको एक पहचान बता देती हूँ कि जो एग देते हैं उनकी बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं और उनके जो ईयर होते हैं वो आउटर में नहीं होते हैं। ठीक है, ये पहचान होती है। ओके, नेक्स्ट पे चलें। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, इस टेबल को स्टडी करें। पेट्रोल का प्राइस दिया हुआ है और डीजल का दिया हुआ है। जून में इतना, दिसंबर में इतना, इसका भी। आपको इसको स्टडी करके क्या पता लगता है? पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल इज़ अ मोर एक्सपेंसिव फ्यूल देन डीजल। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत जल्दी हो रहा है, मीन्स उसके प्राइस इंक्रीज जल्दी हो रहे हैं। डीजल सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक मतलब परिवहन इसी पर चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसी पे चलता है बिकॉज ये चीपर है डीजल। ठीक है, डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। मीन्स पीपल शुड बाय डीजल विच इज़ रन बाय द डीजल। निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ट है? सी, डी, ए, डी, ए, सी या बी, सी? तो देखिए राइट वन होगा ऑप्शन नंबर 1, सी और डी। देखो डीजल सस्ता होता है इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसी पे रन करते हैं। ठीक है, डी, डीजल पेट्रोल से सस्ता साधन है इसीलिए लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो ये था